तुरंत विकास करना हो तो एक दवा पिला दो और दर्द गायब। ठीक है, कहीं पेन हो रहा है, पेन किलर दिया और पेन खत्म हो गया। तो विकास इस तरीके का नहीं है कि आप पेन किलर दे देंगे सही हो जाएगा। विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। और विकास के पैमाने गिनाने से नहीं होता है, विकास के पैमाने जब दिखते हैं लोगों को तो उससे महसूस होता है। एक बात साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा जो 4 साल था वो ठीक नहीं गया। ऑथेंटिक डेटा कोई नहीं मिला कि हाँ इस वजह से हटाया गया, क्योंकि किसी ने दिया नहीं। अब क्या वो अच्छे गुणों का बखान करने भी जाएंगे तो भी एक सवाल लोग पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भैया जब अच्छा ही तुमने काम किया है तो हटाया क्यों मुख्यमंत्री। तो लोगों को ये लगना चाहिए कि उनका नेता पावरफुल है। अगर नेता पावरफुल नहीं दिखता है तो लोग उसके साथ खड़े भी नहीं होते हैं। कहीं भी आप जीतते हैं, किसी पोजीशन को आप ऑक्युपाई करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उस पोजीशन में बैठ गए तो आप सर्वे सर्वा हो गए, क्योंकि इसके बाद भी इलेक्शन होने वाले हैं। यही लोकतंत्र का एक सिस्टम है। लोकतंत्र का सिस्टम बना दिया गया ऐसा कि एक बार आप अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो भाई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री एक बार बन गए तो आप जो है 100 साल तक रहेंगे, आप 60 साल तक रहेंगे, रिटायरमेंट तक आप रहेंगे, ऐसा नहीं है। दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको पैरेलली क्या करना है, आपको विकास के पैमाने जो आपने जनता से वादा किया है वो सारे काम को करते रहना है और साथ में अपने प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना, ताकि आप फ्यूचर में फिर से उस पद को सुशोभित हो सके, उस पद को आप ग्रहण कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक जोशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज का हमारा जो चर्चा का कार्यक्रम है वो है मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तराखंड की, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे बीजेपी को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा कार्यक्रम जिसे हम बोलेंगे राजनीति विश्लेषण, और हमारे साथ मौजूद है श्री अखिलेश जी। सर, मेरा क्वेश्चन जो है आपसे, पहला क्वेश्चन है, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, जो 10वें मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत जी, उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान, उस पर आज हमें बताएं आप। देखिए, अब पहली बात यह है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन मेरा नहीं है कि बीजेपी को फायदा या नुकसान वाली बात होगी। हम सिर्फ और सिर्फ क्या चर्चा करने बैठे हैं, हम इस विषय को लेकर के बैठे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि राजनीति में कोई परिवर्तन हुआ तो इससे एक को फायदा एक को नुकसान तुरंत हो गया, क्योंकि राजनीति में अंत तक, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की तरह से है कि अंत तक, लास्ट बॉल तक पता नहीं चलता है कि कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है। लास्ट बॉल पे भी छक्का लग सकता है और लास्ट बॉल पे इंसान आउट भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ कोई फिक्स रूल नहीं है। तो आज हम चर्चा करने बैठे हैं कि इस सेगमेंट्स को लेकर के कि अगर भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो नेतृत्व परिवर्तन के बाद बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा या नहीं होगा, और ख़ासतौर पर इस परिवर्तन के बाद राजनीति किस तरफ करवट लेगी। तो उस पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी को फायदा होगा, सिर्फ इसी पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बीजेपी को नुकसान भी होगा, कितना, ये भी हमको समझना चाहिए। बीजेपी को सबसे पहले ये भी समझना चाहिए कि आखिर चेंज क्यों किया। तो चेंज किया है, इसका जवाब तो खैर अब मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व देगा, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछा गया कि आपको आला कमान ने क्यों हटाया, तो उन्होंने कहा ये जा करके दिल्ली ही पूछ लो। तो दिल्ली पूछना पड़ेगा और दिल्ली बाद में पूछ करके हम लोग आ जाएंगे, बाद में चर्चा करके बताएंगे। और फ़ायदा नुकसान की हम बात करें तो जब भी कोई नेतृत्व परिवर्तन करता है उसके पीछे वजह यही होता है कि जब इलेक्शंस जो आने वाले होते हैं, अपकमिंग इलेक्शंस होते हैं, उस इलेक्शंस में उस पार्टी को फ़ायदा हो। अब ये सोचा गया कि चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत जी, तो उस प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में चूंकि वो पूरे प्रदेश में घूमे हैं, चीज़ों को उन्होंने समझा है, और उस तरीके से उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने क्या किया कि उनको उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब उसका कितना फ़ायदा जो है बीजेपी ले पाती है, कितना फ़ायदा दे पाते हैं तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री के रूप में, ये तो आहिस्ता आहिस्ता मालूम चलेगा सब लोगों को। मेन चीज़ ये है। सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा, जो मुख्यमंत्री बने हैं हमारे तीरथ सिंह रावत जी, इतना अनुभव है नहीं जितना अनुभव और चेहरे हैं बीजेपी के पास, और भी नाम आ रहे थे अनुभव के हिसाब से, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या सोचा होगा ऐसा पार्टी ने, बीजेपी ने, ऐसा क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रह चुके हैं तो उनका जो घूमना होगा या पूरे प्रदेश को देखना होगा एक संगठन के दृष्टिकोण से, वो एक अलग होगा, पर्सपेक्टिव होगा। तो अब जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा और सोचने के बाद ही उनको अपॉइंट किया कि भाई ठीक है, उनको हम एक मुख्यमंत्री का दर्जा हम देते हैं, हमें मुख्यमंत्री बनाते हैं। और कहीं ना कहीं टारगेट यही है कि 2022 को साधा जाए।
और कुछ कुछ कमियां, जो विद्रोह पूरा हो रहा था पिछले जो मुख्यमंत्री थे उनका, कि रोजगार बेरोजगारी की बात, स्लॉटर हाउस था, वो एक विषय था, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्थाओं को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही थी। तो इतने सारे जो मुद्दे थे, इन मुद्दों का ही कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक असर हुआ, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटना पड़ा और नए मुख्यमंत्री को तलाशना पड़ा। नए मुख्यमंत्री आए हैं। अब दूसरा पर्सपेक्टिव इसका, क्योंकि हर चीज़ के, जैसे मैंने कहा, दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू देखना ठीक नहीं है। तो अगर चेंज किया गया तो इट मीन्स देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं समस्या थी, उसी समस्या को ख़त्म करने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को लाया गया। तो बीजेपी ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमारे अंदर कोई ना कोई कमी थी। अगर वो 5 साल चलने देते तो शायद वो अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करते और ये कहते कि देखो मैंने अच्छा काम किया, कम से कम अच्छे गुणों का बखान करते। अब क्या वो अच्छे गुणों का बखान करने भी जाएंगे तो भी एक सवाल लोग पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भैया जब अच्छा ही तुमने काम किया है तो हटाया क्यों मुख्यमंत्री, क्या कारण आन पड़ी? क्योंकि अब तक कोई ठोस कारण पार्टी के किसी प्रवक्ता के रूप में या किसी भी जगह से ये नहीं आया कि हाँ ये कारण जिस वजह से हम मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं और नए मुख्यमंत्री को लेकर के आ रहे हैं। तो उसका फ़ायदा थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टीज़ को भी होने वाला है। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी का मैं बोलूँ तो कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियाँ जो ये सोच रही होंगी कि अब मुख्यमंत्री चेंज हो गए, वो ऐसा सोच रही थी कि पहले मुख्यमंत्री के ऊपर क्या है कि हम दोषारोपण करके, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है 4-5 सालों में, तो उसके खिलाफ हम करके एंटी इनकम्बेंसी हम अपने पक्ष में वोट करा लेंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री चेंज हो गए तो अब एंटी इनकम्बेंसी तो मुख्यमंत्री का था, नए मुख्यमंत्री का कैसे होगा? क्योंकि एक साल में अपोज इतना जल्दी होना ठीक नहीं, संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपोज किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो अब इसका कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां कोशिश करेंगी उसका फ़ायदा उठाया जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फ़ायदा अन्य पार्टियों को मिल ना पाए, क्योंकि वो एक नए चेहरे के रूप में तीरथ सिंह रावत जी आए और हो सकता है कुछ ड्रास्टिक, कुछ डिफरेंट काम कर दें, तो शायद परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और होगा, आपने बताया पिछले 4 सालों में जो मुख्यमंत्री से नहीं हो पाया, अब 1 साल में ऐसे मुख्यमंत्री क्या कर देंगे? क्या उम्मीदें हैं यहाँ की जनता को उस मुख्यमंत्री से? हमारे जो नए मुख्यमंत्री 1 साल में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे इसका डिसीजन तो हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को और डिफरेंट डायमेंशंस पे हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे और ऐसा क्यों हो गया अचानक, तो उसका कुछ हम एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। और 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि 4 साल में कुछ नहीं किया। देखिए, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई तुरंत विकास करना हो तो एक दवा पिला दो और दर्द गायब, ठीक है? कहीं पेन हो रहा है, पेन किलर दिया और पेन ख़त्म हो गया। तो विकास इस तरीके का नहीं है कि आप पेन किलर दे देंगे सही हो जाएगा। विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। पिछले कई दशकों से हमारे देश में जब भी विकास होता है तो विकास के तौर तरीके यही बने रहे कि आहिस्ता 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 विकास हुआ। हमारे थॉट लेवल पर भी जो डेवलपमेंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो जेनेटिक हो जाता है, वो एक सिस्टम तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। वही काम इस राजनीति का, एक वही चीज़ हमारी राजनीति का भी हिस्सा है कि ये स्लो प्रोसेस है। 1 साल में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो पाएगा, हाँ, लेकिन ये हो सकता है एक नई इमेज शायद क्रिएट हो सकता है। शायद मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि देखो अभी 1 साल है, 1 साल में क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है कि अच्छा होता है, बुरा होता है, या किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए बुरा होगा हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि 1 साल में ऐसा कुछ करके दिखाया जा सकता है, जनता का भरोसा जिता सकता है। अगर जनता का भरोसा नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भरोसा अभी तक नहीं अगर जनता नहीं कर रही है तो शायद ये अच्छा मौका रहेगा कि 1 साल में नए तौर तरीके बदल करके और नए रूल्स रेगुलेशन ला करके, नई योजनाएं ला करके शायद जनता को कहीं ना कहीं एक अट्रैक्ट किया सकता है, उनको अपने पक्ष में लाया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना जिस तरीके से प्लान आउट करेगी, अपना करने का प्रयास करेगी। अच्छा, ऐसा कोई कारण कुछ निकल के नहीं आया जैसे कि एकदम से ही मुख्यमंत्री को हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री को ला दिया गया? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा ठोस कारण जारी नहीं हुआ है। 2 चीज़ें हैं, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है और एक जनरल पर्सपेक्टिव है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं भी जिसकी अथॉरिटी होती है, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ऑफिस ऑर्डर बोलते हैं, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। ऑथेंटिक डेटा कोई नहीं मिला कि हाँ इस वजह से हटाया गया, क्योंकि किसी ने दिया नहीं। और जब तक कानूनी कार्रवाई के रूप में कोई प्रारूप नज़र नहीं आता सामने, तब तक हम उस विषय को हम नहीं कह सकते इस वजह से हटाया गया। हाँ, लेकिन अब दूसरी तरफ आते हैं कि जनता कहीं ना कहीं अपोज कर रही थी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर। कहीं ना कहीं
रोजगार को लेकर के जो समस्याएं थी, जो युवा बार बार रोजगार के लिए फाइट किया करते थे, वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि अपोज था। उनको ये लग रहा था, अगर आप पास के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके प्लान ऑफ एक्शन और एक्शन में और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक्शन में कहीं ना कहीं डिफरेंट था। तो लोग क्या मानते हैं, लोगों को चाहिए कि उनका जो नेतृत्व करता है वो टैलेंटेड हो, उनका जो नेतृत्व करता है वो ऐसा हो कि डिसीजन मेकर हो। तो जब डिसीजन मेकर सही डिसीजन नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जिसको चूज़ किया है वो उतना पावरफुल नहीं है। तो लोगों को ये लगना चाहिए कि उनका नेता पावरफुल है। अगर नेता पावरफुल नहीं दिखता है तो लोग उसके साथ खड़े भी नहीं होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। दूसरी चीज़, स्लॉटर हाउस, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये कहती है कि हम हिंदू धर्म में सभी को हम समान अधिकार देते हैं, जीव जड़ चेतन सबकी हम बात करते हैं। तो उस कंडीशन में स्लॉटर हाउस का खुलना उत्तराखंड में जब हम एंट्री कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि भाई आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। तो जो साधु संत महात्मा थे उनके मन में भी रोष था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर के कि भाई ये स्टेप क्यों लिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हम बंद करते हैं, पर शायद देरी हो चुकी थी और नेतृत्व भी सोचने लगा था, या जो विरोध था पार्टी में ही और पार्टी के अन्य लोगों में या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में वो ज़्यादा बढ़ चुका था। और जनता तो ऑलरेडी, जनता को विकास चाहिए, और विकास के पैमाने गिनाने से नहीं होता है, विकास के पैमाने जब दिखते हैं लोगों को तो उससे महसूस होता है। अब विकास को किस तरीके से जनता कब देखेगी, कितना देखेगी, ये तो वक्त बताएगा फिलहाल। सर एक क्वेश्चन और है, 2022 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो क्या इस डिसीजन से, जो डिसीजन लिया है सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, तो क्या इससे कहीं नुकसान तो नहीं होने वाला भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, नुकसान, मैंने कहा फिर से कि नुकसान नहीं होने वाला। आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, लेकिन एक बात साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा जो 4 साल था वो ठीक नहीं गया। शायद बिल्कुल एक्सेप्ट करा है कहीं ना कहीं उसी एक्सेप्टेंस का वो नतीजा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को बदला। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये इसकी गारंटी नहीं। आए हैं देरी से, आए देरी से ही हैं। आए देरी से हैं। दुरुस्त वाली बात अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि देरी, अगर चेंज करना था तो 2-2.5 साल में आपको स्थितियां समझ में आने लगती है कि 2-2.5 साल में क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा है। क्योंकि इलेक्शन सिर्फ 5 साल का नहीं होता, सिर्फ एक वन टाइम का नहीं होता। वो इलेक्शन अगर आपने कहीं भी आप जीतते हैं, किसी पोजीशन को आप ऑक्यूपाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पोजीशन में बैठ गए तो आप सर्वे सर्वा हो गए, क्योंकि इसके बाद भी इलेक्शन होने वाले हैं। यही लोकतंत्र का एक सिस्टम है। लोकतंत्र का सिस्टम बना दिया गया ऐसा कि एक बार आप, अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो भाई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री एक बार बन गए तो आप जो है 100 साल तक रहेंगे, आप 60 साल तक रहेंगे, रिटायरमेंट तक आप रहेंगे, ऐसा नहीं है। दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको पैरेलली क्या करना है, आपको विकास के पैमाने जो आपने जनता से वादा किया है वो सारे काम को करते रहना है, और साथ में अपने प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देना, ताकि आप फ्यूचर में फिर से उस पद को सुशोभित हो सके, उस पद को आप ग्रहण कर सकें। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जो डिसीजन लिया है एट ए टाइम, हैंड टू हैंड, जो बीजेपी ने डिसीजन लिया है मुख्यमंत्री बदलने का, इससे क्या फ़ायदा होगा किसी अन्य पार्टी को, या नुकसान होगा अन्य जो दल हैं जो कांग्रेस में चुनाव लड़ेंगे 2022 में विधानसभा के? कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है, सर इनसे आम आदमी पार्टी है, इन्हें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान, इस पे थोड़ा हमें बताएं। फ़ायदा नुकसान फिर आप हमेशा जो प्रॉफिट लॉस आपने ये सोच लिया अच्छा सर ये बता दो कि इसका नुकसान या फ़ायदा क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं कोई भविष्यवाणी करूँगा और वो चीज़ सत्य साबित हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं और केसेस होते हैं, जैसे केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। जैसे आम आदमी पार्टी आई उत्तराखंड में, अब आम आदमी पार्टी के आने की वजह से उसका फ़ायदा नुकसान किसको होगा? तो देखिए, अब आम आदमी पार्टी अगर अच्छे से कैंपेनिंग करती है, अपने आप को कैंपेन करके एक अच्छे लेवल पर लेकर के आती है, तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को तो होगा। लेकिन बाकी जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा अभी उतनी तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, उतने लेवल पे नहीं है फिलहाल आज के समय में, आगे की संभावनाएं अलग होती हैं। तो ये जो 2 पार्टियां हैं उसमें जो वोटर्स हैं, क्योंकि भाजपा का अपना कैडर है, कांग्रेस का अपना कैडर है, तो आम आदमी पार्टी इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं किसी का वोट लेने की कोशिश करेगी, इन्हीं दोनों में से किसी व्यक्ति का वोट लेगी। तो उसका फ़ायदा जो अगर कांग्रेस के वोट को लेती है तो बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वोटिंग का सिस्टम ये है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया। इट डजेंट मैटर कि परसेंटेज ऑफ वोट
जैसे आपका 65% होना चाहिए एटलीस्ट, या 50% प्लस होना चाहिए, तब आपका दल जो है सत्ता में आएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम तो ये बना हुआ है कि जो अधिक वोट आ गया, मान लीजिए 100 वोट हैं, किसी को 49 मिला, किसी को 51 मिला, तो 51 वाला जीत गया। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि 51 वाले के ही वोट को शेयर कर दो, 25-25 किसी को दे दो, या 51 वाले में से 4 वोट किसी और ने लिया तो इसका 47 हो गया, तो 47 वाला हार गया और फिर वो 49 वाला जीत गया। तो एक सिस्टम है, यही सिस्टम हमारे जो हमारे इलेक्शन सिस्टम होता है वो ये बना हुआ है। तो इसका अगर आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से कैंपेनिंग कर लेती है तो हो सकता है कुछ वोट्स जो है बीजेपी के आम आदमी पार्टी के पास चले जाएं और मैक्सिमम जो है कांग्रेस के जा सकते हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में जब प्रवीण कुमार जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो टक्कर बीजेपी से ले रहे हैं, कांग्रेस तो ख़त्म है। अब ये प्रवीण कुमार जी का स्टेटमेंट है, जो दिल्ली के विधायक हैं। तो दिल्ली के विधायक ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, कांग्रेस तो ख़त्म है, मतलब ये कि वो मान चुके हैं कि कांग्रेस का वोट तो हम ले रहे हैं, कांग्रेस को तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया, आपको बीजेपी की बारी है, बीजेपी को ऑक्यूपाई करना है। हालांकि अभी तक जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का कोई जो काम करने का तरीका अभी तक उस लेवल पर उत्तराखंड में नज़र नहीं आया। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, अगर देखिए क्या होता है, किसी भी मैसेज को सर्कुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये समझता हूँ कि दोनों पार्टियाँ, अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, आम आदमी पार्टी की बात करूँ, दोनों पार्टियाँ बीजेपी के गलत निर्णयों को भी सही तरीके से पेश नहीं कर पा रही है। मतलब अगर नेगेटिव विपक्ष की जो भूमिका होती है, वो विपक्ष की भूमिका भी शायद मैं समझता हूँ, ये मेरा निजी मत है सिर्फ, कि शायद उस तरीके से नहीं कर पा रही है। जनता भी कहीं ना कहीं देख रही है कि अगर कमियां हैं तो ये पार्टी को तो आकर के स्पष्ट तरीके से सामने आकर के प्रेजेंट करना चाहिए कि भाई बीजेपी ये खराब काम कर रही है, ये ठीक, ये सही तरीके से नहीं काम कर रही है। तो उस तरीके से वो प्रेजेंट नहीं कर पा रही है। तो प्रेजेंटेशन तो इंपॉर्टेंट है, अगर प्रेजेंटेशन सही समय तक सही तरीके से नहीं किया तो फिर उसका फायदा फिर बीजेपी को हो जाएगा। तो यही इलेक्शन का सिस्टम है और मैं समझता हूँ इसी इलेक्शन के सिस्टम को लोग समझते हैं। और लोगों से तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग जो है ना हमारे इस वीडियो को देख करके कमेंट में करें, ताकि वो भी अपने मत दें कि इसका फ़ायदा नुकसान किसको होने वाला है। ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं। हो सकता है कि एक पक्ष ये है कि कहीं ना कहीं हम ये साबित कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया कि 4 साल उनके अच्छे नहीं रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी तक वो 4 सालों में किसी तरीके से वो सिद्ध नहीं कर पाई कि बीजेपी ख़राब पार्टी है और हम अच्छे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में खुद में दरार पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी जैसे मनीष सिसोदिया जी जब एंट्री किए थे तो एंट्री करने के समय ही बहुत अच्छे तरीके से वो ऊपर की तरफ उठे, ग्राफ उठा, लेकिन वो चूँकि फिर से प्रचार उस तरीके से नहीं कर पाए तो वो आम आदमी पार्टी थोड़े से स्लो मोशन में आ गई। तो अब देखते हैं आगे चल करके क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये राजनीति के सारे फंडे हैं जो चल रहे हैं। सर धन्यवाद इस चर्चा के लिए, और आगे भी इस विषय पर, राजनीति विश्लेषण पर सर हम चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और यदि आप YouTube यूज़र्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।